हाँ, इसी नंबर पर कॉल कर दीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा, फ़ोन चलने दो, ठीक है ठीक है। हाँ, ये अभी मेरे असिस्टेंट बोल देंगे, आप उनको दे रहा हूँ कॉल। एयरबड्स कनेक्ट कर लो ब्लूटूथ जब तक। ओके सर, स्टार्ट कीजिए। मेरी आवाज़ सभी को विजिबल हो रही होगी। मैं डॉक्टर चरण सिंह तोमर फ्रॉम ग्वालियर। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मैं अपने सजातीय सभी बंधुओं का स्वागत करता हूं, जिन्होंने मुझे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक सेवा करने का मौका दिया। लोगों को मैं कुछ अपनी इस पैनिक स्टेट में कुछ जानकारी शेयर कर सकूं। मैं अपने विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं ग्वालियर में रहता हूँ। 22 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस कोरोना काल में काफ़ी पेशेंट को मैंने, कोरोना मरीजों को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से रोग मुक्त किया है। मुझे जैसे बताया गया कि हमारे समाज में भी काफ़ी सभी जगह लोग रहते हैं, तो लोगों को जानकारी का अभाव होता है। आप देखते हैं कि आज इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल के अंदर लोग कितने भय मुक्त जीवन जी रहे हैं। तो मुझे समाज के बंधुओं के द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ कि आप भी अपनी जानकारी को शेयर करिए, लोगों का एक जागरूक बनाइए, क्योंकि जो भय होता है हमारे जीवन में वो जानकारी के अभाव में होता है। तो मैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एक कोरोना जैसी महामारी के विषय में आपको कुछ जानकारी शेयर करूंगा, जिससे कि आप इस बीमारी से भय मुक्त रहें, है ना, सकारात्मक रहें आप इसके विषय में। देखिए, जैसे कि आपने सभी लोग जानते हैं कोरोना एक महामारी है, पैनिक स्टेट है, सब लोग समझते हैं। लेकिन हमें भय लगता क्यों है हर डिसीज किसी भी कंडीशन में? क्योंकि फियर का एक ही कारण होता है कि हमें उस जानकारी नहीं होती किसी विषय में। बीमारी तो बहुत पहले भी जानलेवा बीमारियां होती थी, लेकिन हमको उसका ज्ञान होता था, हम डरते नहीं थे। लेकिन कोरोना जैसी जो बीमारी महामारी है, अभी मेडिकल साइंस वगैरह अभी किसी को पूर्णतः जानकारी इस विषय में नहीं है। तो जानकारी के अभाव में हम लोग भय मुक्त रहते हैं।
तो मैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे लोगों को कोरोना महामारी के विषय में जानकारी के बारे में बताऊंगा। यदि आप पे जानकारी और ज्ञान होगा इस बीमारी में, आपका भय कम रहेगा, आप सकारात्मक ज़्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे आप, है ना, आप बीमारी से डरेंगे नहीं। अभी पहले भी कई डॉक्टर्स के लाइव प्रेजेंटेशंस हुए, लोगों ने दिया, बहुत अच्छा बताया। तो लेकिन अभी जो कोरोना के विषय में अभी रिसर्च आ रही है, बहुत सारी रिसर्च आ रही है, क्योंकि इसका भी सटीक चीज़ अभी हमको खोज नहीं पाए हैं, लेकिन जहाँ जैसा चल रहा है वैसा काम चलाया जा रहा है। कई चिकित्सा पद्धति भी हैं, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सब अपनी तरीके से इलाज कर रहे हैं, है ना, लेकिन अभी किसी के पास का सटीक इलाज है नहीं। लेकिन जो भी रिसर्च आ रही हैं थोड़ी साइंटिफिक आ रही हैं, हमने पहले बीमारी को काफ़ी कंट्रोल किया है पहले से, है ना। तो मैं आपको कुछ रिसर्च, कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा मैं आपके विषय में। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द कोरोना, कोरोना होता क्या है ना। तो हम पहले ये शुरुआत करते हैं। कोरोना ये तो मालूम है एक वायरस है, एक डिसीज़ है, लेकिन इसके सिम्टम सभी को पता है, लेकिन सिम्टम एक नॉर्मल जुकाम की तरह भी होते हैं। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कोरोना का जुकाम है कि सामान्य जुकाम है। तो इस विषय में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिसीज़ के बारे में बताऊंगा, इसका ट्रीटमेंट बताएंगे, इसके टेस्ट के बारे में बताएंगे, है ना, कब हमको अस्पताल में भर्ती होना है, कब हमको दवा लेनी है, इस चीज़ पे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया कि कोरोना एक वायरस के द्वारा होता है, और ये शुरुआती जो इसके लक्षण होते हैं इसमें, तो होता क्या है इसके अंदर। सबसे पहले आता है सोर थ्रोट, गले में खराश सा लगता है उसको, है ना, ड्राई कफ होता है, हाई फीवर होता है, जॉइंट्स पेन्स होते हैं। ये इसके इनिशियली स्टेज के सिम्टम्स होते हैं, प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। जब इसका सेकंड स्टेज आती है द रेस्पिरेटरी कंजेशन, रेस्पिरेटरी कंजेशन यानी उसको सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है ना, ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है उसके अंदर, फीवर भले कम हो जाता है। थर्ड स्टेज में इसमें क्या होता है, ये अदर ऑर्गन को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, लिवर, किडनी। जब ये ज़्यादा प्रोग्रेस कंडीशन में चला जाता है तो वो इफेक्ट करना शुरू कर देता है, जो काफ़ी सीवियर कंडीशंस होती है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये हम टेस्ट तो कराएंगे, है ना, लेकिन कभी कभी कॉमन कोल्ड भी होते हैं। कॉमन कोल्ड और कोरोना के बारे के सिम्टम्स में डिफरेंस ये होता है कि जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें शुरुआत स्टेज में कफ होता है, खांसी जब हमको नॉर्मली होती है, छींकें आती हैं, खांसी आती है, तो उसमें बलगम बनना शुरू हो जाता है, फीवर इतना हाई नहीं रहता, बॉडी पेन हल्का रहता है। तो हम डिफरेंस करते हैं, जब भी हमको कोई भी जुकाम होता है या कोई भी कोल्ड होता है, हमको 3 दिन ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए, है ना। तुरंत हमको डरना चाहिए कि हमको कोरोना हो गया, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए हमें, है ना। 3 दिन वेट करिए आपको। लेकिन आपको मैंने शुरुआती स्टेज के जो सिम्टम्स बताया, यदि आपको लगते हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जब आपको ये सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं कि आपको लगता है कि मुझे कोरोना है, ऐसा है, तो आप सबसे पहले टेस्ट कराइए। उसमें आप टेस्ट में आप सबसे पहले RT-PCR टेस्ट, जो आप सब लोग जानते हैं, मीडिया के माध्यम से पता होता है, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है वो ज़्यादा सटीक नहीं होता, RT-PCR ज़्यादा सटीक होता है। हमको उसके बाद इसमें CT स्कैन तुरंत नहीं कराना चाहिए। लोग डर के मारे CT स्कैन कराने चले जाते हैं। CT स्कैन की स्टेज जो आती है 5 से 6 दिन बाद आती है, जब निमोनिया ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो हमें इसमें RT-PCR, ठीक है, इसके साथ CRP कराइए, CBC कराइए आप, है ना, इससे आपका इन्फेक्शन पता चलेगा। इसमें आपका एक होता है फेरेटिन टेस्ट, इंटरल्यूकिन टेस्ट होते हैं, ये कुछ टेस्ट होते हैं जिनके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। तो आप जब इन टेस्ट में आपका पॉजिटिवनेस आ जाती है, कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको कोरोना हो गया, तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है ना। सबसे पहला पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। करना क्या होता है आपको ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। देखिए, हर पैथी का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। मैं नहीं कहता कि एलोपैथी खराब है या होम्योपैथी चाहिए, लेकिन आपको जो जचता है वो अपनी बुद्धिमत्ता से काम करिए। जब आप CRP कराते हैं, CRP का जब लेवल होता है, CRP होता क्या है, ये हमारे एक इन्फ्लेमेटरी टेस्ट होता है। बॉडी में कोई भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो ये बताता है कि बॉडी में इन्फ्लेशन और कितना है ना। यदि CRP बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हमें टेंशन करनी जरूरत नहीं, वो एक इन्फ्लेमेटरी टेस्ट बताता है कि आपका इन्फेक्शन बॉडी में इतना चल रहा है। इसके बाद आप
यदि आपका एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है या डी डायमर टेस्ट आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है तो आपका ये थोड़ा क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती है, जिसमें कि हमारे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसमें थक्का जमना शुरू हो जाता है। इस टेस्ट के माध्यम से हम थक्के का ब्लड के जो थक्का होता है उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं कि स्टेज पर क्या है। जब स्टेज सेकंड या मॉडरेट कंडीशंस रहती हैं तब हम उसमें सीटी स्कैन कराते हैं। अब सीटी स्कैन में कई लेवल्स होते हैं, तो इसमें आप जो नॉर्मल लेवल्स होता है 25 का एक स्कोरिंग होती है, जैसे कि आपका 5 से 6% है, ये बहुत माइल्ड केसेस होते हैं जबकि शुरुआत में इसमें आप घर में ही होम आइसोलेशन के माध्यम से आप ठीक हो सकते हैं। सेकंड, यदि आपका स्कोरिंग HRCIT का स्कैन यदि आपका 10 या 12% के करीब आता है, इट इज अ मॉडरेट कंडीशन। ये मॉडरेट कंडीशन होती है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ये थोड़ा इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि इसके बाद आपका 15 या 18 के समथिंग आपका CIT है तो वेरी सीवियर कंडीशन, तो यहाँ पे हमको थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है पेशेंट को। तो यहाँ पर हमको समझना है कि HRCT में होना क्या है। यदि आपका 4 से 5% आ गया, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, ये घर पे ही हो सकता है, ये माइल्ड केसेस होते हैं। हाँ, मॉडरेट और सीवियर केसेस में आप हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। अब आपको कोरोना हो गया, अब आप कोरोना पॉजिटिव हो गया, आपको करना क्या है? आप देखिए होम आइसोलेशन में करना क्या होता है। कुछ लोग मीडिया के माध्यम से कुछ के अपने तरीके से ही यूज करना कर देते हैं। जब भी कोरोना हो जाए आप डॉक्टर के संपर्क में रह के ही होम आइसोलेशन कीजिए। खुद की मेडिसिन को भी मत यूज कीजिए। व्हाट्सएप या यूट्यूब को देखकर आप उसको इस्तेमाल नहीं करिए। क्यों? क्योंकि हर बॉडी का अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर बॉडी का इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है। जब भी आपको आए होम आइसोलेशन की ड्यूरिंग में ट्रीटमेंट को क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, है ना। ठीक है, डरिए मत कि मुझे कोरोना हो गया, आप घर में ठीक हो सकते हैं ना। आप सबसे पहले आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे एलोपैथिक ले रहे हो होम्योपैथिक ले रहे हैं, वो लेते रहिए, है ना। दोनों केसेस में पेशेंट ठीक हो सकता है। घर में रहने के लिए आपका सबसे पहले आपको प्राणायाम पर ध्यान देना है। आपको अब आती है खाने पीने की बात बताऊं, आपका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए। डाइट चार्ट वो होना चाहिए जिससे आपका बॉडी में इम्यून सिस्टम अच्छा हो। इम्यून सिस्टम अच्छा होने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, आपको हाई प्रोटीन डाइट्स लेनी है ना। वो फ्रूट्स और फल लेने हैं जिससे ऑक्सीडेशन ज़्यादा बढ़े। अभी हमको ये नहीं पता कि किस फ्रूट्स में किस फल में ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे फसल होते हैं में जो प्लांट्स जो फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं जो ज़मीन के नीचे उगाई जाती हैं, उनका ऑक्सीडेशन लेवल कम होता है। जो फूल, जो फ्रूट्स, जो सब्जियां ऊपर उगती हैं उनका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। तो हमें वो फ्रूट्स और सब्जियां ज़्यादा खानी है जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं, क्योंकि जो सब्जियां या फल उगते हैं वो डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो हमारी ऑक्सीजन लेवल को ज़्यादा बढ़ा के रखते हैं। तो जैसे कि इसमें आते हैं सूरजमुखी के बीज, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, ये लीजिए। इस दौरान आप आलू, भटा, है ना, जो भी अंदर जब उगती हैं उन सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है। प्रोटीन डाइट लेनी है ना। दाल, जैसे आपको मैं दाल बताऊं, दाल आपको इतना इफेक्टिव होगी, इसके लिए आपको प्रोटीन पाउडर अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि इस दौरान हमारा होता क्या है, बॉडी में हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उसके माध्यम से हमारी डैमेज होना शुरू होता है, तो प्रोटीन उसको रिकवर जल्दी करते हैं, इसलिए हाई प्रोटीन होना चाहिए। विटामिन सी का, अब विटामिन के बारे में बताते हैं। विटामिन सी आपने सुना, विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी लेना क्यों चाहिए हमको, है ना। नहीं, विटामिन सी हमारा एक अच्छा ऑक्सीडेंट होता है। ऑक्सीडेंट का काम क्या होता है बॉडी में? जब भी कोई बॉडी में इन्फेक्शंस आते हैं तो क्या होता है, वो हमारे जो सेल्स होते हैं नॉर्मल सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जब हम बीमार नहीं होते हैं। तो होता क्या है इसमें, जब आपका इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो हमारी सेल डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो ये फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडेंट अपना विटामिन सी होता है। लेकिन विटामिन सी के लिए हम जो फल खाएंगे, अच्छे खट्टे वाले फल खाए वो खाइए, लेकिन आपको गोली लेना जरूर होता है विटामिन सी, अच्छी ब्रांडेड कंपनी की। आप फल के माध्यम से आपको स्टैंड से विटामिन सी नहीं मिल पाता, लाभ तो उससे मिलेगा लेकिन सुलभ में मिलेगा। तो विटामिन सी गोली सुबह शाम खाइएगा। तो हमको अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। उसके अलावा इसमें आप ओमेगा करके आता है सब्सटेंस, ओमेगा
जो बहुत अच्छा पावरफुल होता है, ओमेगा का अच्छा स्रोत होता है अलसी। अलसी खाइए, अलसी हमारी अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है जो फ्री रेडिकल्स को खत्म करती है। सूरजमुखी के बीज आते हैं, सनफ्लावर्स आते हैं जी, इसमें ऑक्सीडेशन अच्छा होता है, गर्मी हीट रहती है जो हमारी लंग्स पे बहुत अच्छा काम करती है। तो इस प्रकार का खाना खाएंगे तो हमारा जो इन्फेक्शन है जल्दी जल्दी खत्म होता चला जाएगा। इसके बाद आप प्रणाम करिए। प्रणाम का लोग स्ट्रेस बोलते हैं, प्रणाम करिए। प्रणाम में आपको कौन कौन से प्रणाम करनी है, आप लंग्स एक्सरसाइज ज्यादा करिए। तो उसमें मैं कुछ आपको से बता रहा हूँ, जैसे कि सभी को मालूम अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्रणाम कपालभाति कीजिए, है ना। कुछ एक बता रहा हूँ, एक का नाम नाभि झटका प्रयोग बता रहे हैं। नाभि झटका प्रयोग करना होता है जिससे कि आपका लंग्स का जल्दी जल्दी वाइब्रेशन निकलते हैं। आप नेट पर सर्च करके इस बारे में पता लगा सकते हैं। तो प्रणाम, योगा तो डेली करना है। प्रोन पोजीशन में लेटना है आपको, जब आपका होता है तो आपको पेट के बल लेटना है। ये तो आपका हुआ, लेकिन जब आपका एक ड्यूरेशन होता है, ये आपके 5 से 6 जो क्रिटिकल टाइम होता है, एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, आपको 14 दिन का होम आइसोलेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस ये 14 दिन में ही ग्रोथ करता है। क्योंकि इस समय जो व्यक्ति घर के अंदर रहेगा तो वो ज़्यादा फैलाएगा नहीं, तो इसलिए व्यक्ति को कहा जाता है कि आप होम आइसोलेशन में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। तो इस 14 पीरियड में आपका 1 से लेके 6 दिन तक का जो पीरियड होता है वो थोड़ा हमको बहुत मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, समझना पड़ता है कंडीशन कहाँ जा रही है। यदि आप माइल्ड से मॉडरेट, यदि माइल्ड केस है मॉडरेट जा रहे हैं तो थोड़ा केयर करनी पड़ेगी। माइल्ड केस में आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल चल रहा है, 98 97 के समझ चल रहा है, तो आप यू आर ओके, आप सही ही हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको ऑक्सीजन डाउन जा रहा है, आपका लग रहा है कि मेरा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है, आपका जब 94 होता है, अब आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द हाउ टू रिक्वायरमेंट द ऑक्सीजन। हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती कब है, जब आपका इन्फेक्शंस कई बार जब लंग्स के नीचे उतरना शुरू हो जाता है, लंग्स की नलियों को इन्फेक्टेड करना शुरू कर दे जाता है, वहाँ ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, तो उसमें होता क्या है, क्योंकि उसमें फिर वो इन्फेक्शन आपके सेल्स को म्यूकस बनाना शुरू कर देता है, यानी इसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसको हम निमोनिया बोलते हैं। तो वो वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। हमें ऑक्सीजन, अभी आपने देखा होगा कि इस समय अभी तो कम हो गया है कोरोना की, ऑक्सीजन की क्राइसिस कितना हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन में लोगों का कितना कितना नुकसान हुआ, कालाबाजारी हुई, लेकिन हमको थोड़ा समझना चाहिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती कब है ना। यदि आपको इस प्रकार की जानकारी होगी तो आप ऑक्सीजन की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, आप घर में ही ऑक्सीजन बना सकते हो, कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप यदि मॉडरेट कंडीशन में आ जाते हैं कोरोना की वजह से, तो उसमें आपको कब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आप घर पे ही, जब आप माइल्ड केस में है, माइल्ड से जब मॉडरेट में आता है, जब ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा होता है आपका 94, है ना, जब 94 के करीब आ गया तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन लेवल आपका काफ़ी नीचे जा रहा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है ना। यदि 96 या 97 होता है, इसमें हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। होम आइसोलेशन के ड्यूरिंग यदि आप जहाँ पेशेंट है वहाँ पर आप उसको खुद ही चेक कर सकता है। कैसे करेगा, 5 से 6 मिनट तक लगातार चल के देखे, यदि वो नॉर्मल चल पा रहा है उसका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है। 45 सेकेंड यदि वो श्वास को रोक पा रहा है, इसका ऑक्सीजन लेवल सही है ड्यूरिंग होम आइसोलेशन के माध्यम के द्वारा। और उसके आसपास आप तुलसी के पौधे लगाइए, पाम्स के पौधे लगाइए, इनका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, जिससे वो जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। अब ऑक्सीजन के विषय में बोलूँ कि आप जैसे बहुत से लोग इस समय हॉस्पिटलों का डर हो गया है, हम हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होंगे, ऐसा है, कई चीज़ हो रही है, चीज़ें मैं जानता हूँ, ये बात सही है कि हॉस्पिटलों में कुछ मिस ट्रीटमेंट्स होते हैं, मिस दवाइयाँ जाती हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन यदि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे, आपको पेशेंट को हुई और पेशेंट डेथ भी हो जाती है ड्यू टू द ओवर डोज ऑफ द ऑक्सीजन, तो आपको यदि ऑक्सीजन का नॉलेज होगा कि हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन कब देनी है, तो अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है हॉस्पिटलों में, क्योंकि डॉक्टर ने दे दिया ऑक्सीजन लगा के चले गए, जहाँ अनट्रेंड नर्स कंपाउंडर होते हैं वो देते रहते हैं, कई बार ओवर ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो हमें ऑक्सीजन कब देना चाहिए, तो ऑक्सीजन मैं आपको बताऊं कि हर व्यक्ति को 350 लीटर एक नॉर्मल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति ऑक्सीजन को 1 से 4 लीटर
पर डे उसको ऑक्सीजन देने की आवश्यकता होती है। यदि वेंटिलेटर पे है तो 10 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वेंटिलेटर की कंडीशन में। नॉर्मली 1 से 4 लीटर प्रतिदिन उसको प्रति मिनट देना चाहिए। यदि ज़्यादा मॉडरेट कंडीशन आ रही है, मरीज को 25 लीटर वेंटिलेटर कंडीशन में प्रति मिनट के हिसाब से देना है। यदि इससे ज़्यादा कोई देता है आप उसको मना करिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन होता क्या है, यदि ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को तो हमारे लंग्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, यानी वही चीज़ हमको नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाती है, फिर व्यक्ति को और ऑक्सीजन लेवल नीचे चले जाता है। तो हमें ऑक्सीजन लेवल का हिसाब लगा के देना चाहिए। हमको जानकारी है कि डॉक्टर क्या कर रहा है, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। यानी 3 से 4 लीटर नॉर्मल कंडीशन में 1 से 4 लीटर प्रति मिनट देना चाहिए। यदि वेंटिलेटर पे है 25 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से देना चाहिए, ये होना चाहिए। यदि ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे, यदि ऐसी कंडीशन बन जाती है, कई बार अभी आप देखिए हॉस्पिटल में क्या हुआ था कि पहले WHO ने प्लाज्मा थेरेपी को कारगर बताया कोरोना के विषय में, लेकिन वो भी प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया। अभी रेमडेसिविर का बताया है ना, रेमडेसिविर को भी प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया। आपने देखा कि अभी नकली दवाएं चली, क्या हाल हुआ, पेशेंट चले गए। तो लोगों को नॉलेज नहीं था रेमडेसिविर के बारे में, कितना क्राइसिस हुआ, लोग कितना पैसा खर्च हुआ, आज वो दवा को प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया है ना। तीसरी चीज, अभी स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है। आप देखिए स्टेरॉइड थेरेपी जो चल रही है तो क्या हो रहा है उससे, उसके साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। अभी आपको अपना एक और नई बीमारी के बारे में सुना होगा, ब्लैक फंगस, म्यूकर एक ब्लैक फंगस। ये होता क्यों है, ये है ना, ये ड्यू टू हमारा जब हम स्टेरॉइड लेते हैं, जब स्टेरॉइड लेने की वजह से होता क्या है, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम नीचे हो जाता है, तो हमारी बॉडी की जो इम्यून पावर्स होती हैं वो कमजोर हो जाती है, यानी रोग से हम लड़ नहीं पाता हमारा शरीर। तो जो इस प्रेजेंट कंडीशन में अभी हमारे अंदर फंगस भी है, वायरस भी है, इस समय हम स्वस्थ है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो हम बीमार नहीं पड़ रहे। हॉस्पिटल में क्या होता है, ऑक्सीजन लगाई जा रही है, ऑक्सीजन तरह से अच्छी तरह साफ नहीं किया, हाइजीन कंडीशन नहीं रखी गई है ना, गंदा रखा हुआ है, तो क्या हो रहा है, आपने स्टेरॉइड 10 डेज से ज़्यादा दे दिया पेशेंट को, तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, तो जो भी इन्फेक्शन होते हैं वो रिग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें जब भी स्टेरॉइड थेरेपी देनी है 5 से 6 दिन में देनी है, ज़्यादा नहीं देना, मॉडरेट केसेस में देनी है, मॉडरेट कंडीशन देनी है, माइल्ड मॉडरेट हाई नहीं देना है। क्योंकि क्या है, आप यदि इन्फ्लामेशन कम करने के लिए आप स्टेरॉइड देते हैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर्स, अच्छा जानकार वो देना चाहिए, हमें नॉर्मल डॉक्टरों से नहीं लेना चाहिए स्टेरॉइड। यदि मैं दूसरी थेरेपी की बात करूं जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इसमें विदाउट एस्टेरॉइड, विदाउट रेमडेसिविर के भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अभी एक रिसर्च आई थी, जब वो नकली रेमडेसिविर दिया गया, कुछ मरीज ठीक भी हो गए जो कि नॉर्मल सलाइन था। इसका मतलब क्या, रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूरत पड़ती कब है, इसका तरीका बताऊं मैं। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होता है शुरुआत स्टेज में, जब आपका इंस्टॉल होती है, आप 30% आपका लंग्स है डिसीज का परसेंटेज, उस कंडीशन में देते हैं। लेकिन जब आपका डिसीज ज़्यादा एंटर कर गया है, लंग्स को अफेक्ट कर, उस कंडीशन में रेमडेसिविर नहीं देना चाहिए। ये ज्ञान, ये नॉलेज सभी को होना चाहिए ना। तो स्टेरॉइड में के विषय में मैंने अभी बताया कि स्टेरॉइड भी हमको 5 से 6 दिन में देना चाहिए, ज़्यादा हाई डोजेज देना चाहिए, क्योंकि बॉडी को रोग से अपना लड़ने दीजिए, है ना। जितना बॉडी का अच्छा इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, व्यक्ति जल्दी ठीक होगा। क्योंकि कुछ डॉक्टर्स भी मानते हैं कि स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक से हमारा इम्यून सिस्टम नीचे होता है, इसलिए हमको जो सप्लीमेंट्स बताए जाते हैं कि आप विटामिन खाइए, हाई प्रोटीन डाइट्स खाइए, यानी आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, ठीक है। अभी मैंने ऑक्सीजन के लेवल में बात की, अभी आप घर पर होकर आ गए, ठीक है, आपका ऑक्सीजन भी कंडीशंस हो गई, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब पेशेंट्स जब ठीक हो जाता है, उसके बाद पोस्ट कोविड कंडीशन क्या होती है, मैं उसमें कुछ बताना चाहूँगा आपको कि पोस्ट कोविड कंडीशंस क्या होती है। पेशेंट का रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उसको सिम्टम्स थोड़े बहुत आते हैं, जैसे उसका ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, वीकनेस लगती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कोरोना दोबारा सा हो गया है ना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बॉडी जब वीक हो जाती है तो रिकवर करने में टाइम लेती है, वीकनेस होती है। तो हमें पोस्ट कोविड के बाद क्या करना चाहिए, है ना। जब पेशेंट आए 3 से 4 मिनट उसको 3 से 4 दिन तक उसको घर पे ही रखना चाहिए, है ना, बाहर नहीं निकालिए आप। उसकी डाइट मेन्यूज बनाइए। उसका डाइट मेन्यूज में क्या होना, मैंने बताया, क्योंकि जो डैमेजिंग हुई है, डैमेजिंग के लिए हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है। ये भी बता दूं, एक व्यक्ति को प्रतिदिन 20
लीटर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 20 ग्राम मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। तो डेली उसको प्रोटीन देना चाहिए, है ना। और फल वगैरह तो देने ही है उसको। सप्लीमेंट्स में मल्टीविटामिन्स, विटामिन्स, ओमेगा ये दीजिए। कुछ पोस्ट कोविड एक्सरसाइज होती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास पोस्ट कोविड एक्सरसाइज को करिए आप, है ना। जैसे पोस्ट कोविड में मैं 2-3 स्टेप बता देता हूँ कि आप यहाँ पे हाथ रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए इस प्रकार, है ना। बैलून्स की एक्सरसाइज करिए, बैलून को फुलाइए, और आप खुद घर में होते हो शंख फुलाइए, है ना। आपको ये पोस्ट कोविड एक्सरसाइज होती है, यानी आपको लंग्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम को आगे बहुत तेजी से बढ़ाना है, तो इससे आपका लंग्स जल्दी वर्क करेगा। ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर एंड ड्यूरिंग, इन तीनों स्टेज में कोरोना में हमको एक बात हमेशा याद रखनी है, यू विल बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। क्यों? जो हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक एनर्जी होती है, वो हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर करके रखती है। तो आप जितना पॉजिटिव रखेंगे आपका इम्यून सिस्टम होता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम के कारण होते क्या है, एक तो हमारी सही डाइट नहीं होती, इससे हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता है। नकारात्मक सोच से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है ना। ऑक्सीजन की डिसबैलेंस से, ऑक्सीजन की सप्लाई से अनियमितता से भी हमारा क्या होता है, इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है। या किसी को कोई डायबिटीज है या दूसरी बीमारी में स्टेरॉइड ले रहा है, उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। तो हमको इम्यून सिस्टम के लिए इन चीज़ों से थोड़ा बचाव रखना चाहिए। मैं भी आपको बताऊंगा व्हाट इज द इम्यूनिटी, है ना। तो अभी आप इसको समझिए कि पोस्ट कोविड में आपको ये चीज़ लेनी है, और योग प्राणायाम तो करना ही है हमको, ये चीज़ें तो करना है। जब आप बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, है ना स्वस्थ होने के बाद आप लोगों को एक जागरूकता लाइए कि मैं भी कोविड से परेशान हुआ था, मैंने ऐसे ट्रीटमेंट लिया और मैं ठीक हो गया। इससे हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमको कोई भी सोशल मीडिया ये खबरों से हमको बचना चाहिए, है ना। तो उससे हमारा ये होगा कि हमारी नेगेटिविटी कम होती है। हम जो सोचते हैं, जो देखते हैं, हमारा माइंड वही एक्सेप्ट करता है। तो हमें इन दौरान बचना चाहिए। हम ठीक हो गए तो लोगों को बताए कि मैं भी कोविड से ठीक हो गया। इससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बनता है, लोगों में जागरूक आते हैं कि ये व्यक्ति ठीक हुआ। मैंने कई केसेस देखे जिनका एक लंग्स था, एक लंग्स पर काफी इफेक्ट है। मैं कुछ आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अभी। कुछ पेशेंट थे मेरे पास, कोविड का आए थे। एक लेडीज थी, प्रेग्नेंट लेडीज थी, उसको कोरोना हो गया, 4.5 महीने का प्रेगनेंसी थी। उसने मुझसे ट्रीटमेंट लिया और वो ठीक हुई। एक लेडीज थी, नर्स थी, उसका एक लंग्स काफी पहले से इन्फेक्टेड था और वो कोरोना पॉजिटिव हुई और उसने ट्रीटमेंट लिया मुझसे और बिल्कुल ठीक हुई। आप देखिए उसका इतना और जबकि वो हॉस्पिटल में डेली जाती थी वो, है ना, पॉजिटिव हुई। मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया, पूरा ठीक हुई विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन, बिना हॉस्पिटल के घर पे भी वो ठीक हो गई। मैंने उसको एक ही बात बोली, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना। तो सबसे बड़ा जरूर होती है किसी भी परिस्थिति में हमको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हम किसी भी चीज को इस चीज से जीत सकते हैं। तो ये कोरोना के विषय में मैंने आपको बताया। अभी जो नई चीज अभी निकल के आ रही है, ब्लैक फंगस के बारे में बात करूं, है ना। ब्लैक फंगस होता क्या है, इसको माइक्रो म्यूकोसिस बोलते हैं। तो ये हमारा नॉर्मली ये खाने पीने में भी होता है हमारे विषय में। ये हॉस्पिटल की में ही अधिकतर पाया जाता है, लेकिन जब आपकी ब्रेड्स में भी पाया जाता है। ये हमारी जब इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण क्या होता है, पेशेंट की आंख में सूजन आती है, जलन होती है, ब्लैक स्पॉट होने लगता है। इसका तुरंत ट्रीटमेंट होना चाहिए। यदि 5 से 6 दिन यदि डिले हो जाता है, तुरंत यदि ब्रेन में पहुंच जाता है इन्फेक्शन, पेशेंट को बचाना काफी मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा हमें सारी कोई भी डिसीज जो भी आती है हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करती है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा, ये तो मैंने कोरोना के विषय में बताया, लेकिन अभी हम इतने समय से अभी चला आ रहा है लोगों में थोड़ा सा इस विषय में थोड़ी सी जानकारी वहाँ वैक्सीनेशन के बारे में है। लोग वैक्सीनेशन को लेकर काफी भ्रमित है, वैक्सीन को टेंशन है, वैक्सीन कराएं कि नहीं कराएं, ऐसे नहीं करें। सबसे पहले मेरा आप सभी को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। मेरा आपसे ही सभी से अनुरोध है कि आप वैक्सीनेशन जरूर कराइए। वैक्सीनेशन डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले समझ लीजिए वैक्सीनेशन होता क्या है। वैक्सीनेशन इस प्रकार का होता है जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, है ना, तो क्या होता है, हमारी चोटें कम आ जाती। उसी प्रकार वैक्सीनेशन लगाने से हमारी डेथ नहीं होगी कोरोना से। तो वैक्सीनेशन हमारी बॉडी को एंटीबॉडी बनाता है। कुछ केसेस में देखा कि साहब उन्होंने वैक्सीनेशन लगे, उनकी डेथ हो गई। उसके कई अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर था इसलिए वो चले गया, कोई डिसीज से परेशान था इसलिए उसको डेथ हुई कोरोना की वजह से, या उसका फर्स्ट डोज लगा था और फर्स्ट डोज लगने के बाद
पूरी तरह एंटीबॉडी नहीं बन पाई, इसलिए डेथ हो गई। कुछ केसों में ऐसा देखा गया कि दोनों डोज लगने के बाद भी डेथ हो गई। तो इसका मेन कारण ये होता है कि उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसकी डेथ हुई है। वैक्सीनेशन में मैं भी आपको बताऊं, अभी जितने भी वैक्सीनेशन हो रहे हैं अभी वो सब ट्रायल पे हैं। नॉर्मल वैक्सीनेशन का परफेक्शन 3 इयर्स में होता है ना। अभी जो ट्रायल में आया है, अभी WHO ने सबसे अच्छा वैक्सीन इंडिया का बताया है कोवैक्सीन का रिजल्ट 80% है ना। कोविशील्ड भी अच्छा है, अभी स्पुतनिक भी आ गया है रूस का, वो भी अच्छा है। लेकिन अभी जो चीन के जो आ रहे हैं, अभी एक रिसर्च हुई है कि जो चीन के वैक्सीनेशन है, रूस के वैक्सीनेशन और इंडिया के वैक्सीनेशन है, इंडिया का वैक्सीनेशन कोरोना के सारे वेरिएंट पे काम कर रहा है। जो नए वेरिएंट पे कोरोना आ रहा है उस पे सारा इफेक्टिव है। इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा कोवैक्सीन को आप लगवाइएगा, है ना। काफी अच्छा रिजल्ट है, तो इससे कोई परेशानी नहीं होती। थोड़ा देखिए, हर वैक्सीनेशन के बाद फीवर आना कंपलसरी होता है, क्योंकि यदि वैक्सीन का फीवर नहीं आया तो वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा। क्योंकि वैक्सीनेशन का मतलब फीवर आने का मतलब आपकी बॉडी में उसका रिएक्शन हुआ है, एंटीबॉडीज बनी है, तो आपके लिए है। तो जब भी आपको बुखार आए डरना नहीं होना चाहिए। हमें किसी को बुखार हुआ, ये मीडिया में पड़ा, वो मर गया, इस प्रकार का मत नहीं सोचना चाहिए ना। एक आध केस में होता है तो उसका कोई रीजन होता है ना। सभी लोग वैक्सीनेशन से एक को डेथ हो जाती है तो सब लोग नहीं लगवाते, ये गलती है। जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा कोरोना को, इस महामारी को हम जीत पाएंगे। इसका एक ही तरीका है, वैक्सीनेशन, है ना। जितने हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी हम कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। अभी मैं थोड़ी सी इस विषय में भी जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए, ये तो हम सभी को काफ़ी समय सुन, लेकिन ये हमें करना क्यों चाहिए, है ना। इस विषय में क्योंकि मैंने कहा ना, आप जानकारी होगी तो आप अच्छी तरह से चीज को बात को अमल कर पाते हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का क्यों कहा जाता है? देखिए, अभी आपने देखा इंडिया में सेकंड जो लहर आई वो क्यों हुई, वो उसका कारण था हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा। क्या होता है, जैसे कि आप जब भी कोई खेत होता है, खेत में जितने ज्यादा बीज डालते उतने ज्यादा पौधे निकलते हैं, है ना। इसी प्रकार जितने ज्यादा संक्रमित व्यक्ति होगा उतना ज्यादा वायरस डेवलप होता है। यानी इसको हम जो डेवलपमेशन आता है उसको म्यूटेशंस बोलते हैं। जो म्यूटेशंस बोलते हैं, तो जितना ज्यादा व्यक्ति संक्रमित होता है उसका म्यूटेशन होता है, उसमें नए नए फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, वायरस के नए नए सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर और साइंटिस्ट अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि क्या चीज क्या हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लोग कम संक्रमित होंगे तो उसका वेरिएंट कम होगा, उसका म्यूटेशंस कम होगा, तो व्यक्ति कोरोना जल्दी खत्म होगा, है ना। अभी जैसे कि हम अभी मास्क के बारे में बात करें, जैसे मास्क लगाते हैं, क्योंकि मास्क लोग कुछ भी लगा लेते हैं, लोगों को मास्क के बारे में जानकारी नहीं। मास्क जब भी मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ मास्क के विषय में, मास्क आप जब भी लगाए डबल लेस वाला लगाइए ना, अच्छी चीज का लगाइए। मास्क को हमेशा 1 हफ्ते के अंदर चेंज कर देना चाहिए। उसको गर्म पानी से वॉश करना चाहिए, सर्फ से नहीं होना चाहिए, है ना। और पर डे उसको तो वॉश करना ही चाहिए, 1 हफ्ते के बाद चेंज कर देना चाहिए, एक ही मास्क लगाना चाहिए। जो काफी व्हाइट कलर, ब्लू कलर के आते हैं उन मास्क को नहीं लगाना चाहिए, है ना। मास्क सूती कपड़े का होना चाहिए जिससे आपको वेंटिलेशन अच्छी तरह से हो सके। सैनिटाइजर के विषय में बताऊं, सैनिटाइजर में आप देखिए आजकल क्या है, आप ले आते हैं सैनिटाइजर अल्कोहल होता है, लेकिन सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए हर्बल्स वाले, अच्छी चीज का यूज करना चाहिए। कई बार मार्केट में आजकल नीले पीले पानी वाले भी आ जाते हैं और लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप मालूम है कि लोग इस महामारी में लोग किस प्रकार का गलत फायदा भी उठाते हैं मानवता का। तो सैनिटाइजर हमेशा हर्बल वाला लेना चाहिए, कुछ कंपनी के ब्रांडेड आते हैं हम, है ना। और घर में भी आप बना सकते हो, है ना। घर में आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, घर बनाने का तरीका है ना। थोड़ा सा डेटॉल लीजिए, एलोवेरा लीजिए, नीम का पानी लीजिए, इसको बना के घर पे भी आप सैनिटाइज बना सकते हैं। ये नेचुरल तरीका बनाने का सबसे बेस्ट तरीका। अभी ये तो मेरा कोरोना के विषय में जानकारी देने का हुआ। अभी मैं एक मेरा दूसरा टॉपिक में बात करूंगा आपसे इम्यूनिटी के बारे में। अभी हम लोग सब लोग इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन लोगों से पूछा व्हाट इज द इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत लोग कम जानते हैं ना। मैं पहले आपको इम्यूनिटी समझाना चाहूंगा कि इम्यूनिटी होती क्या है ना। इम्यून हमारे बॉडी का रोग से लड़ने का एक सिस्टम्स होता है, जो कि किससे बनता है, WBC से, RBC से होता है ना। कुछ एंटीबॉडीज होती हैं।
हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, ये हमारा एक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। ये इसकी पहचान कैसे होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है ना। तो इसका पहचान ये होती है कि जब भी कोई भी डिसीज या वेदर चेंज होता है, आप बीमार जल्दी पड़ जाते हैं, सर्दी खांसी हो गई या आपको दिक्कत हुई या आपने थोड़ा सा खाना खाया बाहर का और आप बीमार पड़ गए, इसका मतलब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर है, ठीक है। या थोड़ा सा किसी आपको जैसे कि भोजन वगैरह आप ढंग से नहीं कर पाते हैं आप, उससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर बनता है। नींद जब सुबह सो के उठते हैं उसके बाद ही हमको लेजीनेस लगती है, थकान लगती है, इसका मीन्स होता है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम नींद लेने के बाद हमको अच्छा फीलिंग आनी चाहिए। कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आती है, टेंशन जरूर जल्दी हो जाता है, हम जल्दी धैर्य नहीं रख पाते हैं अपने आप पे, एग्रेसिव हो जाते हैं, ये भी हमारे ये वीक इम्यून सिस्टम का एक लक्षण है। इसके लिए हमको करना क्या है, मैंने बताया ना, इम्यून सिस्टम के हमारा खान पान प्रॉपर वे में होना चाहिए। देखिए बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन आपकी हर बॉडी का सिस्टम अलग अलग होता है। कितनी बॉडी में कितने आपको प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, ये होना चाहिए, हमें कितना कैलोरीज लेने चाहिए, ये एक डाइटिशियन डॉक्टर से अपना मेन्यू बना के उस पर अमल करना चाहिए। हम कुछ भी खा लेते हैं ना। मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ कि हमको क्या खाना चाहिए। पर डे आपको 20 मिलीग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, है ना। और आपको डेली ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाना चाहिए। ऑक्सीडेशंस वाले फूड ज़्यादा खाइए, जो ज़्यादा ऊपर उगते हैं उनको खाना खाइए। इम्यूनिटी के लिए कमज़ोर है आपकी, उसको कारण क्या होते हैं, उसके कारण ये होते हैं कि आप सबसे पहले तो नेगेटिव बात को दिमाग से निकालिए। हमारी नेगेटिविटी से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है ना। खाने पीने का जो है समय पर खाना खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, पोषण आहार वाली डाइट लीजिए, है ना। नींद प्रॉपर तरीके से लीजिए, कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी होना चाहिए, है ना। योगा प्राणायाम करिए आप, इनसे हमारा इम्यून सिस्टम होता है। वह भी मैंने पहले ही बताया कि इम्यून सिस्टम कमजोर कैसे पड़ता है। जो डेली हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं, तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। तो हमको वो सब्सटेंस लेना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैंने अभी बताया सूर्यमुखी के बीज, अलसी, है ना, और मल्टीविटामिन, इस प्रकार के खाना चाहिए। देखिए अब फलों में हर व्यक्ति क्या कहता है कि मैं संतरा खाता हूँ, मौसम्बी खाता हूँ, आप एक दो खाएंगे। हर व्यक्ति को जब वो 7 संतरे खाता है तब जाके विटामिन सी की मात्रा पूर्ति होती है। इसलिए आप इसका स्मार्ट तरीका क्या है, विटामिन सी की गोली खाइए अच्छी ब्रांडेड कंपनी का, तो आपको उससे पूर्ति हो जाएगी। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बना के रखते हैं। ये मेरा एक यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन पूरा होता है, और कोरोना के विषय में, इस महामारी के विषय में मैं अपने सभी सजाती बंधु से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना जैसी बीमारी से 1% डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वहाँ बीमारी है, मानते हैं, लेकिन आप इससे डरिए मत, है ना। सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और हमारे जहाँ समाज के लोग हैं, जहाँ जहाँ रहते हैं पूरे भारतवर्ष में, किसी को भी कोरोना के विषय में सहायता, मार्गदर्शन चाहिए चिकित्सा के संबंध में, हम लोग आप लोगों के सेवा के लिए तैयार हैं। अभी हमने शायद पहले पूनम भारद्वाज जी ने बताया था, मैंने उनको बताया था कि हम एक डॉक्टर्स की टीम तैयार कर रहे हैं, जो कि हर प्रदेश में, हर राज्य में हमारे समाज के चिकित्सक हैं, तो वो अपनी सेवाएं कोरोना के महाबीमारी में देंगे। तो सभी का इसकी जानकारी मिल जाएगी सभी को। तो किसी को किसी प्रकार की भी, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आपके डॉक्टर्स आपको कुछ मिसगाइड कर रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज स्वस्थ होगा तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा और हमारे समाज का एक नाम रोशन भी होगा। तो मेरा सभी से एक विनोद है कि मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ समाप्त करता हूँ। यदि किसी का कोई क्वेश्चंस है, मैं सामने देख पा रहा हूँ लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं मुझे, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। आपका कोई क्वेश्चन है किसी प्रकार का है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अच्छा, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। अभी जैसे कि लोग मैं काढ़े के विषय में काढ़े के विषय में बताना चाह रहा हूँ मैं कि लोग आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा चीज़ें हैं घर में, लेकिन काढ़े के विषय में क्या होता है, लोग काढ़ा पीना शुरू कर देते हैं, है ना। किसी ने बताया ऐसा ऐसा काढ़ा पीजिए, लेकिन काढ़े पीने का कुछ नियम्स हैं, उसको फॉलो करिए, वो फायदा कर। कभी भी काढ़ा रेगुलर नहीं पिया जाता है ना। और उसको हफ्ते में ये 2-3 बार पीजिए आप, है ना। ये रखा करें। कोई भी चीज़ को हमें डॉक्टर के संपर्क की सलाह से ही करना चाहिए ना। हम जो मीडिया पे चलता है, व्हाट्सएप पे चलता है, उसको लेके हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि हर बॉडी अलग अलग नेचर की होती है। यदि उस चीज़ को मुझको फ़ायदा है, मुझे फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। आप डॉक्टर से संपर्क करके उसको चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जितनी भी जानकारी रहती है अथोराइज नहीं होती है, हर व्यक्ति यूट्यूब पे डाल देता है। तो इस चीज़ के लिए ना आप डॉक्टर से संपर्क करके ही चीज़ इस्तेमाल करिए कोई भी चीज़ में, और बिल्कुल कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने यहाँ प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। यदि किसी को कोई जानकारी और चाहिए किसी विषय में, अपना मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, अभी एक सवाल आया है मेरे पास, कोविड से निकलने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कृपया करके। हाँ बिल्कुल होते हैं थोड़े साइड अभी, लेकिन वो जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो मेडिसिन की वजह से आ जाते हैं। मेडिसिन की वजह से, आपने रेमडेसिविर का हुआ, स्टेरॉइड्स का हुआ, उसकी वजह से इफेक्ट्स आ जाते हैं। कोविड की वजह से क्या होता है, जब आपका ज़्यादा सीवियर वाली कंडीशंस में होते हैं, यानी आपका डैमेजिंग ज़्यादा हो जाता है लंग्स में, तो क्या होता है, वो हमारी जो लंग्स की सेल्स है, कोशिकाएं, उनको डैमेज कर देता है। तो क्या होता है, आफ्टर कोविड के बाद पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आता है, उसको परेशानी आती है, लेकिन ये ठीक हो सकती है धीरे धीरे। आप अच्छी डाइट लीजिए, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो हमको देखिए, हमारे जो साइड इफेक्ट की मैं बात करूँ, मैं किसी पैथी के बारे में नहीं कि के बारे में बताना नहीं चाहता, कि बुराई नहीं करना चाहता इस विषय में मैं, कि लेकिन आप जो मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथिक, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड लेते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से लीजिए, पूरी जानकारी से, पूरी मात्रा से लीजिए। किसी छोटे मोटे डॉक्टर से मत लीजिए, तो नुकसान नहीं होगा आपको, है ना। तो हमें पूरा डोजेस का नॉलेज होना चाहिए, उस चीज़ का डॉक्टर क्या दे रहा है, बस इतना ध्यान रखिए। वो भी अच्छी काम करती है, लेकिन हम आयुर्वेद, होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करके भी हमने को ठीक कर सकते हैं कोरोना से। हाँ, अभी एक मैसेज आया है मेरे पास किडनी की, हाँ किडनी की समस्या के बारे में। देखिए, कोरोना जब ज़्यादा दिक्कत करता है, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना में कुछ सिम्टम्स गैस्ट्राइटिस सिम्टम्स हुए। क्यों हुए गैस्ट्राइटिस सिम्टम्स? इसलिए हुआ क्योंकि जो वायरस था वो नीचे सेलों के माध्यम से, हमारे बल के माध्यम से स्टमक में पहुंच गया, उसने वहाँ पे सिम्टम प्रोड्यूस किए, किसी को डायरिया हो गया। इसी प्रकार जब वो ब्लड के माध्यम से किडनी में पहुंचता है, किडनी को अफेक्ट करता है, तो किडनी डैमेज भी हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाते हैं। क्योंकि जब आपका लंग्स डैमेज हुआ, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, ऑक्सीजन नहीं मिली बॉडी, तो किडनी अफेक्टेड होती है, हार्ट अफेक्टेड होता है, और आप डेथ की स्टेज में चले जाते हैं। सभी के कोई क्वेश्चंस है क्या? राजी से मेरा निवेदन है कि आप इसको बाइंड अप किया जाए। सभी को धन्यवाद जो लोग मुझे आपने सभी लोगों ने सेवा करने का मौका दिया, और भविष्य में भी मैं अपने समाज के लोगों की सेवा करता रहूँगा किसी भी माध्यम से। धन्यवाद। बंद कर दीजिए। अच्छा, एक मैसेज आया है, डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 का क्या मतलब होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? अच्छा, ठीक है। होम्योपैथिक बढ़ाने के लिए कौन सी दवा लेनी चाहिए? ठीक है। देखिए, डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2,
एक्चुअली जो डायबिटीज़ जो हो रही है टाइप 1 बहुत कम रेयर केसों में होती है, टाइप 2 ज़्यादा होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ होती क्या है? देखिए, आपने सुना होगा कि जब डायबिटीज़ होती है इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है, इंसुलिन डिसबैलेंस हो जाता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारा बॉडी में इंसुलिन जो बनता है, एक हमारी ऑर्गन होता है पैनक्रियाज, वो पैनक्रियाज में उसके बीटा सेल्स वगैरह कुछ होते हैं, उसका डिसफंक्शन हो जाता है, तो वहाँ से आपका इंसुलिन बनता ही नहीं है ना। उसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोला जाता है। ये डायबिटीज़ क्योर कभी नहीं होती है, टाइप 1 वाली डायबिटीज़, क्योंकि इसमें जो पैनक्रियाज होता है वो बनाता ही नहीं है इंसुलिन को, ठीक है। तो इसलिए ये इनक्योरेबल होती है टाइप 1 डायबिटीज़। और डायबिटीज़ 2 ये हमारी लाइफ डिसऑर्डर की वजह से प्रोड्यूस होती है। इसमें क्या होता है, बॉडी में जो पैनक्रियाज इंसुलिन पहले बनाता था लेकिन वो डिसबैलेंस हो जाता है या कम बनाना शुरू कर देता है, और या बॉडी इसको स्टोर नहीं कर पाती, तो ये हमारी लाइफ डिसऑर्डर की वजह से डायबिटीज़ 2 हमको हो जाती है। इट इज़ ए क्योरेबल, डायबिटीज़ 2 क्योरेबल होती है। हम इसको मेडिसिन से, खान पान से, व्यायाम के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे खतरनाक जो होती है टाइप 1 होती है, और टाइप 2 कम खतरनाक होती है ना। अभी आया था कि होम्योपैथी मेडिसिन क्या ले सकते हैं, इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक में आर्सेनिक एल्बम 30 करके एक मेडिसिन आती है, जिसका सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। पिछली लहर में हमने हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय अजय पाल सिंह जादव के माध्यम से हमने आर्सेनिक एल्बम का वितरण किया था अपने समाज के माध्यम से। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, इसलिए लोग कम बीमार पड़े थे। तो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन लेने से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। तो इसका लेने का तरीका ये है कि आप मेडिकल पे जाइए, इसकी 5 गोली प्रतिदिन सुबह सुबह 3 दिन तक खानी है। 3 दिन के बाद एक हफ्ते गैप करना है, फिर 3 दिन खानी है। बड़े लोगों को 5 खानी है, छोटों को 4 खानी है। इस प्रकार इससे आप एक तरह से प्रिवेंटिव के तौर पर काम करती हैं। क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास सभी के। मेरा अभी किसी की और जानकारी है, कोई है सवाल मैसेज कर सकता है मुझे। एक एक प्रश्न आया है कि किडनी पेशेंट का ब्लड नहीं बन रहा है। देखिए, नहीं बन रहा है तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। किडनी ढंग से काम नहीं कर पा रही है, तो इस वजह से उसका ब्लड नहीं बन नहीं पा रहा है। तो हमें कंडीशंस बहुत सारी होती हैं, या उसका बोन्स की प्रॉब्लम सी हो सकती है, लिवर की प्रॉब्लम की वजह से होती है, ब्लड नहीं बन पा रहा है। तो इसका प्रॉपर आपको यदि सही जानकारी चाहिए तो आप मुझे उसकी सारी जांचें और वगैरह शेयर कर सकते हो, मैं उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी दे सकता हूँ। अगला सुझाव, एक सवाल आया है मेरे पास, इस समय ब्लैक फंगस काफ़ी फैल रहा है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल सही है। देखिए, अभी ये ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी होती थी, लेकिन क्योंकि मैंने वही बात करी ना इम्यून सिस्टम के बारे में, तो इम्यून सिस्टम जो हमारा वीक होता है जब, तो ये सारी डिसीज आना शुरू हो जाती है। ब्लैक फंगस में होता क्या है, मैंने बताया था ब्लैक फंगस क्या होता है, एक म्यूकोस माइकोसिस होता है इसको जो बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी ये जब अभी भी स्किन पे हमारे भी प्रेजेंट मौजूद है, लेकिन ये महसूस होता नहीं है, बहुत बारीक होता है। इसके शुरुआती लक्षण में हमको क्या होता है, गले में आइज में हमको दर्द होना शुरू होता है, स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे ब्लैक साइन दिखना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब ये अंदर की तरफ इन्फेक्टेड कर देता है और ब्रेन पे पहुंच जाता है तो डेथ की स्टेज पे ले आता है। तो मैंने कहा ना, आप सभी को इस बीमारी बचने का जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं काफ़ी महंगे होते हैं।
इन सब का बचने का एक ही कारण है कि आप इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखिए। कोई भी बीमारी आती है, आप इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेंगे तो आप हर बीमारी को हरा सकते हैं। अभी किसी का एक सुझाव आया है मेरे पास इसमें कि मुझे नींद नहीं आती है। देखिए, अभी आपको ऐसे तो मैं बहुत अपनी समस्या बताएंगे, लेकिन नींद के बहुत सारे कारण होते हैं। मानसिक तनाव भी होता है, ब्रेन में कोई दिक्कत हो उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। लेकिन मैं आपको 2-3 कुछ ऐसे टिप्स बता देता हूँ जिससे आपको नींद आ सकती है। एक तो आप यदि कोई बीमारी नहीं है आपको, यदि आपको मानसिक तनाव रहता है तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको ध्यान करना है सबसे पहले, है ना। दूसरा, नींद नहीं आती, आप सोते वक्त क्या करेंगे, आपकी जो जीभ होती है, जीभ को तालू के ऊपर लगाइए और होठ बंद करके ओमकार की ध्वनि करिए 10 से 12 बार। धीरे धीरे आपको नींद आना शुरू हो जाती है उससे, है ना। एक सवाल आया है कि हमारे पास हमेशा मुंह में छाले हो जाते हैं। देखिए, छाले होने के बहुत सारे कारण होते हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल्स रहती हैं, या खाना ढंग से पकता नहीं है, या आपका मोशन क्लियर होता नहीं है ना। तो इसके लिए आप सुबह के गर्म पानी पिया करें, है ना। और इसके लिए थोड़ा सा आप सौंफ का पानी पिया करें। सौंफ का पानी पीने से हमारी जो गर्मी होती है वो निकल जाती है, वो कर सकते हैं आप। ठीक है, टाइम भी हो गया है और इसको यहाँ पर अपने एक सेमिनार को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। सभी के सवाल भी आ चुके हैं। मैं सभी अपने सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे अपना सेवा करने का मौका दिया, और हम आगे भी भविष्य में आपकी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद।